Gold, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे नीट 2020 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि आपको कॉड G1 है। ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है उसका कॉड G1 है। आप लोगों के क्वेश्चन को देख करके तो मुझे लग गया है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और आपके आगे के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, मुझे इतना आप लोगों पे विश्वास है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉड है G1। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो आपको 143 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है सिंपल इसमें कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। क्या है इसमें आपको पूछा जा रहा है कौन सा बेसिक एमिनो एसिड। और इसका आप जानते हो, एक तो खुशी की बात इसमें यह है कि ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन एक बार बायोलॉजी में भी है और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, बस ऑप्शन वहां पे चेंज है, बस इतना ही है। अब देखो, बेसिक एमिनो एसिड में एलानिन तो है नहीं, वो तो न्यूट्रल होता है। टायरोसिन भी नहीं होता है। आप देखोगे लाइसिन होता है, तो लाइसिन आर्जिनिन जो आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? लाइसिन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। कॉड G1 की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड हो जाएगा, यानी कि लाइसिन जो इसमें दिया हुआ है यही होगा हमारा बेसिक एमिनो एसिड। समझ गए बातों को? डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 145। अब ये भी हम लोगों के जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है ना, वहीं से डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही रखा है। तो अब हम लोगों को 145 में क्या कहा जा रहा है कि सुक्रोज का करना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है जानते हो? इसके केस में आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो वो तो साफ इनकरेक्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज गलत है। सेकेंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसके केस में अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस यहां से हम लोग क्या कहते हैं? बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी कि हम लोग यहां पे कह सकते हैं बच्चों, आंसर जो होगा इसका सेकेंड हो जाएगा। तो 145 का आंसर सेकेंड होगा, यानी कि सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, साथ में यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज बनता है। बाद बाकी अल्फा डी फ्रुक्टोज बीटा डी फ्रुक्टोज रॉन्ग है, बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रुक्टोज वो भी रॉन्ग है। ये आंसर होगा डायरेक्ट इसका हम लोगों का सेकंड, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये भी है। उसके बाद देखें, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है आपको 145 के बाद 151। ठीक है, अब देखिए 151 जो दिया हुआ है ना, वो भी आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में गिवन है, डायरेक्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में हम लोगों का गिवन है। अब इसमें से आपको बोला क्या जा रहा है वो देखिएगा कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हम लोग किसको कहते हैं? C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये बेंजल्डिहाइड ले लिया। और इसका रिएक्शन हम लोगों को करना है किसके साथ? एसीटोफिनोन के साथ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो एसीटोफिनोन के साथ अगर करना है तो थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये रिंग हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एसीटोफिनोन कहते हैं। ओके, और इसको यहां पे हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ओके, और अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ हम लोग इसको हीट कर देते हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एक तो यहां पे आपको ज्यादा हीट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि होगा क्या? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ यहां पे रिंग ये रहेगा, और साथ में यहां से हम लोग वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लोग कहते हैं क्या? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है ना, एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके केस में हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल
कंडेंसेशन, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा थर्ड। यहाँ पे हम लोग 151 का आंसर कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। केनिजारो तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है आपको, क्रॉस केनिजारो भी नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको थर्ड हो जाएगा 151 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, वो भी हम लोगों का बहुत आसान सा दिया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन टॉपिक से ही दिया हुआ है, और या फिर कह सकते हो आप उसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट दोनों वहां पे मिक्स कह सकते हो उसको। आपको 152 में ये क्या कह रहा है कि ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन का मतलब हो गया ये, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, ओके ये कहते हैं। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, ठीक है, और एक दिया हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, तो आप ले लीजिए इस प्रकार से CH3 CH+ CH2 CH3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, इस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं। 4 कार्बन है इसमें। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके केस में 3 3 6 3 9, आप देख सकते हैं इसके केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया। इसके केस में देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 3 + 2 हो गया। इसके केस में कहेंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। वैसे तो हम लोग +I इफेक्ट भी इसमें कह सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। +R इफेक्ट आप जानते हो कि मिथाइल शो कर नहीं सकता है, -R इसमें से होता नहीं है मिथाइल के केस में, -I इफेक्ट यहाँ पे होगा नहीं ब्यूटाइल के केस में, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन के केस में, कार्बोकटाइन के केस में -I इफेक्ट नहीं शो करता है मिथाइल, यहाँ पे तो +I शो करता है, वो ऑप्शन में तो है नहीं। तब यहाँ पे हम लोग सिंपल कहेंगे कि इसके केस में हम लोग कहेंगे ये जो है मोर स्टेबल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और ये होगा लेस स्टेबल क्योंकि इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और ये ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसका मतलब है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन होता है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से यहां से हम लोग आंसर कह सकते हैं कि 52 का जो आंसर आएगा वो भी यहां पे आएगा कौन सा, थर्ड आएगा, ठीक है। तो 151 का भी थर्ड, उसके बाद 152 का भी कौन आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट देखिए 155, वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 155 में हम लोगों को जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से दिया हुआ है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन हम लोग किसको कहते हैं, ये दिया हुआ है इस तरीके से 2 ब्रोमो 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया हुआ है, और इसमें से बना दिया है टू फॉर्म पेंट 2N, यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कर देते हैं, मान लीजिए एल्कोहलिक KOH के द्वारा, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं तो पाथवे यहां से मान लीजिए हम लोग E2 ले लेते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने के लिए, तो यहां पे हम लोग इसको Br और इसमें हम लोग सेटजेप्स रूल के मुताबिक, सेटजेप्स रूल के मुताबिक आप इसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करोगे तो CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3 यही होगा ना। अब देखिए इसमें से आपको जो लिख रहा है पेंट 2N, यही होगा मेजर प्रोडक्ट, तो सिंपल है 1 2 3 4 एंड 5 ये हो जाएगा ना। तो जब हम लोग इसके केस में क्या कर रहे हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर देते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो E2 पाथवे होगा और इसके केस में पेंट 2N का फॉर्मेशन करेगा। तो आप समझ रहे हो कि जब ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों एडजेसेंट पोजीशन से निकलता है, तो जब एडजेसेंट पोजीशन से निकलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और जब एक ही कार्बन के ऊपर से निकलता है तो उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहो चाहे आप इसी को क्या कहते हो
1-2 एलिमिनेशन कहते हो बच्चों, ठीक है। तो 1-2 एलिमिनेशन कहो या फिर इसी को कहते हो बीटा एलिमिनेशन, अगर एडजेसेंट पोजीशन से एटम ग्रुप निकलता है तो। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट-जेप्स रूल कहते हैं। ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, चाहे इस प्रकार से लिखो, इसी को लिखा जाता है इस तरीके से भी, चाहे इसको आप लिखते हो जेट-सेप रूल, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं तो सेट-जेप्स रूल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कहते हैं। तो सेट-जेप्स रूल के मुताबिक आप जानते हो क्या होता है, सेट-जेप्स रूल के मुताबिक मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है। और उसके बाद इस रिएक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है एक हेलोजन का और एक हाइड्रोजन का, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या फिर इसी को कह सकते हैं डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकला है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन नहीं कहेंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है, तो वाटर का लॉस हो नहीं रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि करेक्ट कौन हो गया, करेक्ट यहां पे जो हो गया आपको, करेक्ट यहां पे हो गया ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, यानी बीटा एलिमिनेशन फॉलो सेट-जेप्स रूल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी कि बच्चों इसका हम लोग कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 155, तो 155 का आंसर कौन हो जाएगा, 4। तो इसका हम लोग आंसर ले लेते हैं 4 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको ए में यहां पे है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बी में है सेट-जेप्स रूल एंड सी में है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि तीनों यहां पे करेक्ट है, यानी ए बी सी तीनों यहां पे करेक्ट होगा आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहां से जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो ऐसा दिया हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये हम लोगों ने यहां से 155 का 4 देख लिया। अब देखते हैं यहां पे 160। तो 160 नंबर में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, वो भी आपको 11th में जो टॉपिक दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, वहीं से पूछा गया है, ठीक है। तो 160 नंबर में जो कहा जा रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी आप जब क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का ही लाइन डायरेक्ट इसमें से दिया हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे सिंपल कौन सा, आप देखो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो है नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है। ये जो है एक्चुअल में फर्स्ट ऑप्शन जो दे रहा है इसके केस में पार्टीशन, ठीक है, इसके केस में इसमें हम लोग कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसके केस में अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो आंसर जो होगा 160 का वो फर्स्ट होगा, ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखें 163। अब देखिएगा उर्ज रिएक्शन होता है इसमें। अब पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय उर्ज रिएक्शन। तो 163 में आप जानते हो कि उर्ज रिएक्शन किसके लिए सुटेबल होता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। ओके, तो आप यहां पे कहोगे कि उर्ज रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। तो आप इसके केस में ये देखोगे तो यहां पे सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसके केस में, इसलिए आपको फर्स्ट में दे रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है इसके केस में, जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से यहां पे बना सकता है, तो ये यहां पे पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। उसके बाद एन ब्यूटेन, और ये देखिए सेकेंड में यहां से आपको क्या दिया हुआ है, एन हेप्टेन, और ये एन हेप्टेन इसके लिए क्या हो गया, यहां पे हम लोग कहते हैं ये कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल है, ये एल्केन यहां पे अनसिमेट्रिकल है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्केन का अगर हम लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उर्ज रिएक्शन के द्वारा, तो मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन बन जाता है, नहीं, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन बन जाता है, जिसको कि अनइक्वल प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे आपको आंसर हो जाएगा
एन हेप्टेन। ओके, ये हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल है। या थर्ड में हम लोग अगर देखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन दिया हुआ है, तो नॉर्मल ब्यूटेन के केस में अगर हम लोग देखें तो कैसा होता है, सिमेट्रिकल हो जाएगा ये भी। तो इसके प्रिपरेशन तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ये बन सकता है। उसके बाद 4 में अगर हम लोग देखें तो 4 में आपको नॉर्मल हेक्सेन दिया हुआ है, तो नॉर्मल हेक्सेन भी कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, उर्ज रिएक्शन के द्वारा। और इसमें हम लोग कहेंगे किसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल का, क्योंकि अगर हम लोग उर्ज रिएक्शन को फॉलो करके अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो अनयूजुअल प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन बन जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे आंसर जो हो जाएगा 163 का, 163 के आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टेन, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है। उसको प्रिपरेशन करने के बाद वहां पे आपको प्योर नॉर्मल हेप्टेन नहीं मिलेगा, उसमें मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन बन जाएगा अगर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर करेंगे तो। इसलिए यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिमेट्रिकल एल्केन का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उर्ज रिएक्शन के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही आसान, ये भी क्वेश्चन है कि 166 में एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज, मिथेनल का मतलब क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। कि कौन ऐसा है जो कि फॉर्मल्डिहाइड देगा, और आपको जैसे यहां पे एल्डिहाइड की बात किया ना, इसका मतलब हो गया कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बन जाता है ना, एल्डिहाइड नहीं बन पाता है ऑक्सीडेटिव में। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की बात किया, इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्टिव होगा। अब आप देख सकते हैं 166 नंबर में कि अगर हम लोग यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने की कोशिश करें, ये CH2CH2CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग O3 फर्स्ट में दिया हुआ है और सेकेंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करने की कोशिश करें तो क्या हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा क्या, यानी कि मिथेनॉल मिलेगा क्या, नहीं। HC डबल बॉन्ड O, CH2 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 3 CH2 है, तो पहले आप यहां पे ले लीजिए CH2 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 3 CH2। उसके बाद वहां पे CH के साथ जो दिख रहा है आपको CH2 CH2 CH3, ये हो गया। और फिर यहां पे C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा फर्स्ट वाले से, यानी फर्स्ट ऑप्शन से आपको नहीं मिलने वाला है। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से है कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे को लगता है आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, तो इसका जब हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे ना, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के बाद कुछ इस प्रकार का आएगा आपको एल्डिहाइड CH2, और इसके केस में CH2 के बाद C डबल बॉन्ड OH, तो ये हम लोग कर देते हैं C डबल बॉन्ड OH। और जो टर्मिनल पे यहां पे CH2 है, यही टर्मिनल वाला CH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग मिथेनॉल कहते हैं या फिर फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इसके केस में कौन सा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में आप देख सकते हो इसी प्रकार से आएगा नहीं, ठीक है। 4 में यहाँ पे भी आपको नहीं मिल सकता है, आप यहाँ पे सॉल्व करके इसके केस में देख भी सकते हो। तो आंसर इसमें सिर्फ आएगा सेकेंड, जहां कहीं भी टर्मिनल पे CH2 दिया हुआ है ना, उसी का अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तभी आपको मिलने वाला है क्या, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल। अगर मान लीजिए हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में अगर हम लोग इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो CH2 CH2 CH3, और इसका अगर हम लोग क्या कर देते हैं फर्स्ट में O3 एंड सेकेंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 1 हाइड्रोजन है, क्या यहां पे हम लोगों को बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, क्योंकि HC डबल बॉन्ड O, आप देख सकते हो HC डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 2 हो गया तो 2 CH2 CH2, अब फिर यहां पे CH के साथ CH2 CH2 एंड CH3, और फिर इसके बाद CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन है,
इसलिए आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। या फिर ऑप्शन 4 में भी आप देख लीजिए, तो ऑप्शन 4 में भी देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो इसका भी अगर हम लोग करते हैं ओजोनोलिसिस, तो जैसे इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो आप देखेंगे इसके केस में भी आपको नहीं मिलने वाला है मिथेनॉल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे आपको ये एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, इथेनॉल, ओके। इसके केस में जो मिलने वाला है वो इथेनॉल मिलेगा या फिर एसिटल्डिहाइड मिलेगा। तो इथेनॉल की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको 4, लेकिन हम लोगों को बात कर रहा है किसका, मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल कहां मिलेगा, सिर्फ आपको सेकेंड में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ही आपको बात कर दिया कि मिथेनॉल कहां मिलेगा, एल्डिहाइड कहां मिलेगा, समझ जाना है कि आपको ये कौन सा होने वाला है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 166 का, वो हो जाएगा कौन सा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो दिया हुआ है 170 क्वेश्चन। अब इसमें बहुत ही आसान सा डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है। आपको इसमें से कह क्या रहा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आप इसमें से सोचिए कि ये टॉलिन दिया हुआ है और इस टॉलिन का पहले हम लोगों को करना है क्लोरीनेशन, ओके। तो कह रहा है एक्स बना, इस एक्स का करना है हाइड्रोलिसिस 373 केल्विन पे। तो इसके केस में जो अब फॉर्मेशन कर रहा है वो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस अगर करते भी हैं तो इसके केस में तो होगा नहीं, सिर्फ 1 क्लोरीन है, नहीं होगा ये। सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो सेकेंड में आपको ये जो दिया हुआ है CHCl2 दिया हुआ है, नहीं तो जब यहां पे 2 क्लोरीन दिया हुआ है, तो 2 क्लोरीन अगर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं 373 केल्विन पे, तो जैसे इसको आप हीट करते हैं तो चूंकि 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन है तो 1 कार्बन पे हो जाएगा इसके केस में कितना, 2OH हो जाएगा, ठीक है। और 1 कार्बन पे 2OH अनस्टेबल होता है, तो 1 कार्बन पे 2OH अनस्टेबल होता है, तो यहां से हम लोग बाहर क्या करेंगे, H2O, ओके। और H2O बाहर करने के बाद ये जो फॉर्मेशन कर देगा वो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ओके। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा। थर्ड में आप समझ रहे हो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो वहां पे एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन अनस्टेबल होगा, तो वहां पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 के केस में तो होगा नहीं, वो तो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 170 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में करोगे इसका हाइड्रोलिसिस तो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, CH2OH 1 क्लोरीन है, और इसका करोगे हाइड्रोलिसिस तो 1 कार्बन पे 2OH अनस्टेबल वाटर निकलेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और अगर थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है तो 3OH आएगा, अब 3OH आएगा तो 2OH यहाँ पे वाटर बन के बाहर होगा तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और 1OH बच जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन में क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 170 का वो हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का 172। अब देखिएगा 172 जो है वो पॉलीमर्स से आपको दिया हुआ है। तो पॉलीमर्स से इसमें आपको दिया है 172 में कि which of the following is a नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो नेचुरल पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको पहले भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन कहते हैं, इसको कहते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ओके। डायरेक्टली हम लोगों के जो पॉलीमर्स वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। तो नेचुरल रबर इसी को हम लोग कहते हैं, सिस फॉर्म में होता है, ना ही ट्रांस होता है ना सिस ट्रांस होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका आप देखोगे हर एक CH2 सेम साइड होता है, यानी कि सिस, और वो भी दोनों CH2 का जो पोजीशन होता है 1/4 होता है। तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को यहाँ पे हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं 176, ये भी पहले आ चुका है हम लोगों के एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसमें आपको बोल क्या रहा है, 176 में ये एनिसोल है, तो पहले हम लोग एनिसोल लिख लेते हैं इस प्रकार से। एनिसोल का अगर हम लोग
HI के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब आप जानते हो, इस बात को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। यहां पे जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर इसका रिंग के साथ कंजुगेटेड है और ये sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है और यहां पे sp3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो बॉन्ड ब्रेक किसके बीच में होगा? ऑक्सीजन और रिंग के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, ऑक्सीजन और मिथाइल के बीच में होगा। ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेजोनेंस में है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। तो बॉन्ड का क्लीवेज इधर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वही सबसे पहले इस H+ को पिक करेगा और H+ को पिक करने के बाद ये इस तरीके से प्रोटोनेट कर देगा। इसको पहले इस पे आप प्रोटोनेट कर दीजिए। तो प्रोटोनेट करने के बाद इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है I- और पाथवे हो जाएगा इसके केस में क्या? SN2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा नहीं। तो अब SN2 पाथवे के द्वारा आप अटैक कराओगे तो आप जानते हो कि अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के साथ कंजुगेटेड है तो वो ब्रेक नहीं हो सकता है, वो लोन पेयर रिंग के साथ ही रह जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा रिंग के साथ। ठीक है, तो इसके केस में 1 तो बन जाएगा आपको फिनॉल, ओके, और 1 बन जाएगा इसके केस में मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इसका मतलब हो गया 176 की अगर हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें 177, तो 177 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इसमें आपको यह कहा जा रहा है कि which of the following amine will give the कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक है, तो 177 में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको कह रहा है कि कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट किसका होता है? कार्बाइल एमीन टेस्ट होता है प्राइमरी एमीन का होता है ना। तो आप इसमें से कहोगे कि इसमें कार्बाइल एमीन टेस्ट किसका होगा? तो प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन और प्राइमरी एमीन गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट। सिर्फ कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी देता है। इसके केस में आप देख लो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी दिया हुआ है, होगा नहीं। सेकेंड वाला यहां पे आप देख लो टर्सरी दिया हुआ है, होगा नहीं। थर्ड वाला देखोगे तो थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है? सेकेंडरी दे रहा है ना। तो आंसर जो इसका होगा सिर्फ 4 होगा, यानी कि आपको इसमें जो दिया हुआ है ये एनिलीन। ठीक है, तो यही आपको कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा। यही आपको दिख रहा है जो कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कह सकते हैं। तो चाहे एलिफैटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, कोई भी हो, प्राइमरी अगर है तभी कार्बाइल एमीन टेस्ट होगा। यानी कि क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली ट्रीट करेंगे तो वहां पे कोरोस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 177। तो 177 में आपको क्या कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना होगा कि कौन से मैकेनिज्म यहां पे फॉलो करेगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो गया, ग्रिनार्ड रिएजेंट हो गया। सॉरी, यहां पे दिया हुआ है आपको क्लोरीन दिया हुआ है, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। यानी कि इसके केस में होगा क्या? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोगों के एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे तो इसके केस में आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो कि CH3CO- MgCl। ठीक है, और 1 मिथाइल ऑलरेडी है, 1 मिथाइल यहां पे और है। इसको ब्रेक कर लीजिए अपने सुविधा के लिए, CH3- Mg+, और इसका क्या कर देना है? हाइड्रोलिसिस कर देना है। ओके, और जैसे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3COH एंड CH3 एंड CH3 ये फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि
178 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। बहुत आसान है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 180 नंबर कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। ये भी हम लोगों का बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट के आधारित क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी में गिवन है। तो अगर हम लोग अब देखें 180 में, तो इसमें आपको पूछा जाता है क्या, कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट में आप लोग ये पढ़े होंगे इसके स्ट्रक्चर में कि CH3 CH2 का होल 15 और ये नाइट्रोजन बीच में, और इसके बाद CH3 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 और यहां पे 4 बॉन्ड चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर हो गया, इसके ऊपर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज और Br माइनस। इसी का नाम क्या दे रहा है, देखो फर्स्ट जो सोडियम एस्टरेट दे रहा है ये तो होगा नहीं, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल सा पेपर हम लोगों का था, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही आसान, इसलिए इसमें अगर हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस किया, आपको करेक्ट आंसर देने का हम लोगों ने कोशिश किया है। बहुत सबसे पहले अच्छे तरीके से आप लोग इसको अपने क्वेश्चन को मिला लेंगे और एकदम से अच्छे तरीके से निश्चिंत होकर के रहना है। आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।